वियतनाम दुनिया का एक ऐसा देश है जिस पर दूसरे देश लगातार कब्जा बनाए हुए थे। तो फ्रांस यहाँ पे आया था 1860 में, और 1860 से लेकर 1941 तक यहाँ पे फ्रांस का राज रहा। उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध में जापान ने इस एरिया पे हमला कर दिया। जापान ने लगभग पूरे दक्षिण पूर्व एशिया पे अपना कब्जा कर लिया था, और इसी के तहत 1941 से 1945 तक जापान का वियतनाम पर कब्जा रहा। 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी पे एटम बम गिराने के बाद जापान ने सरेंडर कर दिया, और जापान के जो सैनिक वियतनाम में स्थित थे, तो उनमें उत्तरी हिस्से में जो सैनिक थे उन्होंने सरेंडर किया किसे? चाइना को। क्यों? क्योंकि चाइना भी अलाइड नेशंस का हिस्सा था। यूके, यूएसए, फ्रांस और चाइना ये सब एक ही तरफ थे। दूसरी ओर जो दक्षिणी वियतनाम में सेना थी जापान की, उसने सरेंडर किया ब्रिटेन को, यूके को। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे देश में दो हिस्से एक तरह से अभी से बन गए हैं। जैसे ही ये सरेंडर हुआ तो फ्रांस ने क्या कहा कि भाई हमारा तो वहां पे उपनिवेश था, अब फिर से कंट्रोल हमें दे दीजिए। चाइना ने इस पर थोड़ी सी आपत्ति जताई, लेकिन यूके ने कहा कि ठीक है, आपका वहां पे उपनिवेश था, आप फिर से कंट्रोल ले लीजिए। तो ऐसे में 1946 में जब फ्रांस ने वहां पे फिर से अपना राज स्थापित करने की कोशिश करी, तब वहां पे एक लड़ाई शुरू हो गई, इंडो चाइना वॉर। इसे कहते हैं फर्स्ट इंडो चाइना वॉर। क्यों? क्योंकि जो लोकल लोग थे वहां के, उनके नेता थे हो ची मिन, और इन्होंने एक पार्टी की स्थापना करी थी जिसका नाम था वियत मिन। ये आज़ादी चाहते थे, और इसी आज़ादी के लिए वो 1941 से जापानियों से भी लड़ रहे थे। उन्हें ना तो जापान का राज चाहिए था और ना ही फ्रांस का। तो जापानी तो भाग गए, लेकिन फ्रांस फिर से वहां पे आने की कोशिश कर रहा था, और इसीलिए 1946 से 1954 लगभग 8 साल ये लड़ाई चली। एक तरफ थे हो ची मिन और वियत मिन, और दूसरी तरफ थे फ्रेंच लॉयलिस्ट, यानी कि वो लोग जो कि वियतनाम में फ्रांस को सपोर्ट करते हैं, और फ्रांस की आर्मी। 8 साल की भीषण लड़ाई में फ्रांस की हार हुई, क्योंकि गुरिल्ला वॉरफेयर का इस्तेमाल करते थे वियत मिन के सैनिक, और फ्रांस फाइनली ये लड़ाई हार गया। 1954 में जेनीवा अकॉर्ड्स साइन होते हैं, और जेनीवा अकॉर्ड्स के तहत शांति समझौता हुआ, जिसमें यह तय किया गया कि सबसे पहले लाओस, कंबोडिया और वियतनाम, यानी कि पूरे फ्रेंच इंडो चाइना से फ्रांस निकल जाएगा, और इन तीनों देशों को इनकी आज़ादी मिलेगी। और क्योंकि नॉर्थ और साउथ में एक शांति समझौता चाहिए था, पीस चाहिए थी, तो ये तय किया गया कि नॉर्थ में एक देश बनेगा नॉर्थ वियतनाम, जिसमें होगी हो ची मिन की सरकार। हो ची मिन एक कम्युनिस्ट थे, उनकी आइडियोलॉजी कम्युनिज्म थी। उन्होंने कई साल चाइना और यूएसएसआर में भी बिताए थे, और इस वियत मिन को यूएसएसआर और चाइना दोनों देशों का समर्थन भी प्राप्त था। तो इसीलिए जो उत्तरी वियतनाम बना वो एक कम्युनिस्ट देश के रूप में बन गया। और दूसरी ओर जो दक्षिणी वियतनाम था, उसके नेता थे नो दिन डिएम, और ये थे प्रो वेस्ट, यानी कि ये यूएसए और यूके के फेवर में थे। इस फोटो में आप देख सकते हैं नो दिन डिएम को, ये थे दक्षिण वियतनाम के नेता। तो अब इस तरह से आप देखेंगे 17th पैरेलल पे ये बाउंड्री डिसाइड करी गई, और 17th पैरेलल के ऊपर बना नॉर्थ वियतनाम, जिसका कैपिटल था हैनोई, और दूसरी ओर दक्षिण में देश था दक्षिणी वियतनाम, और इसका कैपिटल था साइगोन। ये नाम दोनों याद रखिएगा, हैनोई और साइगोन। हैनोई आज भी वियतनाम का कैपिटल है, और साइगोन का नाम बदल के अब रखा जा चुका है हो ची मिन सिटी, क्योंकि दक्षिणी वियतनाम अल्टीमेटली इस लड़ाई में हार गया था, और जब उत्तरी वियतनाम ने यहाँ पे कब्जा किया तो उन्होंने 1975 में इसका नाम बदल दिया। लेकिन उस वक्त 1955 में क्या स्थिति है? तो 1955 की स्थिति ये है कि उत्तरी वियतनाम एक कम्युनिस्ट देश है, और इसका साथ कौन दे रहा है? सोवियत यूनियन और पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, यानी कि दोनों दुनिया के सबसे बड़े कम्युनिस्ट देश। और उसके अलावा क्यूबा जैसे छोटे देश भी बाद में इसका सपोर्ट करने लगे जब क्यूबा में कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन हुआ। दूसरी ओर दक्षिण वियतनाम का साथ दे रहे थे यूएसए, यूके और अन्य पश्चिमी देश। कारण कोल्ड वॉर, शीत युद्ध। इस वक्त पूरी दुनिया में शीत युद्ध चल रहा था इन देशों के और इन देशों के बीच में, तो इसीलिए ये दोनों अलग अलग पार्टी को सपोर्ट कर रहे थे। अगस्त 1964 में एक यूएस शिप यूएसएस मैडॉक्स, उस पर हमला किया गया, और 3 नॉर्थ वियतनामीज बोट्स ने उस पर हमला किया। इसके बाद यूएस कांग्रेस ने, यानी कि वहां की पार्लियामेंट ने गल्फ ऑफ टॉनकिन रेजोल्यूशन पास किया, और ऑफिशियली अमेरिका युद्ध में शामिल हो गया। यूएस के 5 लाख सोल्जर्स, यानी कि लगभग 500,000 सोल्जर्स वियतनाम में अब लड़ाई लड़ रहे थे, और यूएसए ने अपने सुपीरियर एयर पावर का इस्तेमाल करते हुए बहुत सारे बॉम्ब गिराए। वियतनाम वॉर में इतने बम गिराए गए जितने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में नहीं गिराए थे। तो आप सोचिए कि एक देश में लड़ाई हो रही है और इतने बम गिराए गए जितने पूरी दुनिया में सेकेंड वर्ल्ड वॉर में गिराए गए थे। दूसरी ओर केमिकल एजेंट्स का भी इस्तेमाल किया गया। नेपाम एक ऐसा केमिकल एजेंट है जो कि जंगलों में आग लगा देता है। और एजेंट ऑरेंज एक ऐसा केमिकल है जो कि पत्तियों को और पेड़ों से पत्तियों को गिरा देता है, ताकि जंगल का सफाया हो जाए और ऊपर से क्लियर व्यू आए कि दुश्मन कहाँ पे छुपा है।
इस फोटो में आप देख सकते हैं ये है नेपाम जो कि पूरे जंगल को ही आग लगा रहा है। तो आप सोचिए इसके बीच में अगर कहीं घर होंगे तो उनका क्या होगा। तो ऐसे कई लोग जो हैं सिविलियंस मारे गए, पूरी तरह से जल गए नेपाम से। और एजेंट ऑरेंज भी जब यहाँ पे फेंका गया, देखिए ये एजेंट ऑरेंज प्लेन से छोड़ा जा रहा है, लिक्विड है, पाउडर है, और उससे ये जो जंगल हैं ये सब पूरे ड्राई हो जाएंगे, सूख जाएंगे। लेकिन इसका बहुत लंबा एनवायरमेंटल इफेक्ट हुआ और एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन काफ़ी हो गया था। तो इन दोनों का बहुत इस्तेमाल हुआ। केमिकल वॉरफेयर। वियतनाम वॉर की एक खास बात यह थी कि यहाँ पे लड़ाई काफ़ी जंगलों में और रूरल एरियाज में हुई थी। तो ऐसा नहीं था कि यहाँ पे 10,000 सैनिक एक साथ फॉर्मेशन में खड़े होकर कूच कर देंगे, मार्च कर देंगे। जी नहीं, यहाँ पे छोटी छोटी टुकड़ियाँ जंगलों में जाती थी। तो देखिए सैनिकों को कितनी मुश्किल का सामना करना पड़ा, ऐसे पानी में, खेतों में और नदियों पर लड़ाई लड़ी गई। और हेलीकॉप्टर से लोगों को ड्रॉप किया जाता था जंगलों के बीच में, क्योंकि कोई रोड्स थी नहीं। तो इसीलिए यूएस आर्मी को यहाँ पे काफ़ी प्रॉब्लम आई लॉजिस्टिक्स की, कि सामान कैसे पहुंचाया जाए। और ये लड़ाई बहुत अलग थी। यूएस के सोल्जर्स ने आज दिन तक ऐसा टेरेन नहीं देखा था। इन्होंने ऐसी ज़मीन, जंगल, इस तरह के एरिया में लड़ाई नहीं करी थी। ये एक बहुत बड़ा कारण था यूएस के हारने का। जबकि दूसरी ओर जो वियतनाम की आर्मी थी, जो वियत कॉन्ग थे, वो वहाँ के टेरेन से बहुत अच्छे से वाकिफ थे और इसीलिए वो गुरिल्ला वॉरफेयर का पूरा इस्तेमाल कर सकते थे। वैसे भी गुरिल्ला वॉरफेयर देखिए पहाड़ी इलाकों में या जंगली इलाकों में ही चल सकता है, जहाँ पे जंगल हो। मैदानी इलाकों में कभी कोई गुरिल्ला वॉरफेयर नहीं इस्तेमाल। वियतनाम के जो सोल्जर्स थे उन्होंने एक बहुत ही इनोवेटिव तरीका अपनाया। उन्हें पता था कि ऊपर से जब बॉम्ब गिराए जाएंगे तो हम कुछ नहीं कर सकते, तो उन्होंने टनल्स खोदनी शुरू कर दी। और पूरे वियतनाम में जगह जगह पे इतनी नेटवर्क, इतने टनल्स का इतना बड़ा नेटवर्क हो गया कि ये सब सैनिक उसके अंदर रहते थे। और जब भी यूएस के सैनिक यहाँ से आए तो अचानक से वो इन टनल से बाहर निकलेंगे और उन्हें गोलियों से मार देंगे। तो ये टनल का जो सिस्टम था ये बहुत ही यूनिक था वियतनाम वॉर। 1973 में पेरिस समझौता हुआ उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच में, जिसमें यूएसए भी एक पार्टी था। इसके तहत यूएसए ने अपने सारे सोल्जर्स को वहां से वापस ले लिया। 1973 में यूएस का इन्वॉल्वमेंट पूरी तरह से वियतनाम वॉर में खत्म हो गया और टेम्परेरीली लड़ाई खत्म हो गई थी, कुछ महीनों के लिए बंद हो गई थी। लेकिन जैसे ही यूएस की आर्मी वहां से निकली तो उत्तरी वियतनाम को तो देखिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिल गई। उन्होंने दक्षिण पे हमला कर दिया, लड़ाई फिर से जारी रही और 2 साल के भीतर ही उन्होंने साइगॉन पे कब्जा कर लिया। यानी कि जो दक्षिणी वियतनाम का कैपिटल था साइगॉन, वो अप्रैल 1975 में उत्तरी वियतनाम की सेनाओं के कब्जे में आ गया और दक्षिण और उत्तरी वियतनाम यूनिफाई हो गए एक कम्युनिस्ट सरकार के अंडर में। तो तब बना सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ वियतनाम और ये कम्युनिस्ट देश। इस लड़ाई में लगभग 58,000 यूएस सोल्जर्स की मौत हो गई और लगभग 1.5 लाख सोल्जर्स घायल हो गए। तो ये संख्या काफ़ी ज़्यादा है। अगर आप देखें, अगर आपको एक कंपैरिजन में बताऊं तो अफगानिस्तान वॉर में, यानी कि यूएस जो कि पिछले 15 सालों से अफगानिस्तान में लड़ाई लड़ रहा था, वहाँ पे यूएस के 10,000 से भी कम सोल्जर्स मारे गए, लेकिन यहाँ पे 60,000 सोल्जर्स मारे गए थे। दूसरी ओर वियतनाम के जो लोग हैं वहाँ पे 1 से 2 मिलियन यानी कि 10 से 20 लाख सिविलियन कैजुअलिटीज थी। 10 से 20 लाख सिविलियंस मर गए थे। कोई एग्जैक्ट फिगर नहीं है कि कितने सिविलियंस मारे गए। इस युद्ध की एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये थी कि कई बार यूएस आर्मी ये डिस्टिंग्विश नहीं कर पाती थी कि कौन सिविलियन है और कौन कॉम्बैटेंट है। कॉम्बैटेंट का मतलब वो व्यक्ति जो बंदूक उठा के लड़ाई लड़ रहा है। तो ये कौन होते थे? वियट कॉन्ग के लोग। लेकिन देखिए वो इन्हीं सिविलियंस में से होते थे, तो ये लोग यूनिफॉर्म नहीं पहनते थे। तो इस कारण कई बार सिविलियंस पे हमला हो जाता था गलती से। और अगर आपको 2 वियत कॉन्ग सैनिकों को मारना है तो उन्होंने पूरे गांव पे बमबारी कर दी, तो उसमें 100 लोग मारे गए। तो ऐसा कई बार हुआ, जिसके कारण सिविलियन कैजुअलिटीज की संख्या बहुत ज्यादा रही वियतनाम वॉर में। इस वियतनाम वॉर का इतना इंपॉर्टेंस क्यों है, क्या इंपैक्ट रहा? पहली बात, अमेरिका की पहली बार हार हुई थी। ठीक है, अब हालांकि कहने को तो पेरिस समझौते के तहत उन्होंने अपने धीरे धीरे सैनिक पीछे खींच लिए, लेकिन ये अमेरिका की जीत नहीं थी। क्यों? क्योंकि नॉर्थ वियतनाम फाइनली सक्सेसफुल रहा और दक्षिणी वियतनाम हार गया। दूसरी बात, अमेरिका को और पूरी दुनिया को ये समझ में आया कि सिर्फ आधुनिक हथियार होने से कोई लड़ाई नहीं जीत सकता। अमेरिका ने इतने बम गिराए वियतनाम में, लाओस, कंबोडिया में, लेकिन उसके बावजूद वो लड़ाई जीतने में सफल नहीं रहा। और इससे जो बमबारी करी गई उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ा उत्तरी वियतनाम पे, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि उन्होंने टनल्स खोद के जमीन के अंदर सुरंग बना के रहते थे, तो इसीलिए उन्होंने इसके उपाय ढूंढ लिए। तीसरी चीज, पब्लिक परसेप्शन। यूएस को ये समझ में आया कि अगर आप कोई लड़ाई लड़ रहे हैं तो आप पहले अपनी सिटीजन्स को, पहले अपनी जनता को अपने पक्ष में लीजिए। अगर कोई लड़ाई के रीजन को अच्छे से नहीं समझता है तो लोग उसका विरोध करेंगे, और लोगों का अगर विरोध होगा तो आप युद्ध एक मोर्चे पे नहीं, आप 2 मोर्चों पे युद्ध लड़ेंगे। एक आप घर पे और दूसरा आप जहां पे भी युद्ध लड़ रहे हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सीख है हर देश के लिए दुनिया में। कभी भी किसी भी युद्ध पे जाने से पहले देश अच्छे तरीके से जस्टिफाई करते हैं। जनरली प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति देश के नाम पे एक उद्बोधन देते हैं। कोल्ड वॉर के डायनामिक्स चेंज हो गए। एक बहुत इंपॉर्टेंट कोल्ड वॉर में चेंज ये आया कि
यूएस चाइना से दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाया उसने, और 1972 में उन्होंने चाइना से दोस्ती का हाथ मिला लिया। और इसके कारण यूएसएसआर और चाइना के अंदर भी कुछ प्रॉब्लम्स आ गई, तो कोल्ड वॉर के डायनामिक्स काफी बदल गए। मैंने बताया था कि उत्तरी वियतनाम को चाइना सपोर्ट करता था, हथियार सप्लाई करता था, और ये एक बहुत बड़ा कारण था कि उत्तरी वियतनाम इस युद्ध में सफल हुआ। तो ये था वियतनाम वॉर। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया। अगर आपको वीडियो पसंद आए प्लीज लाइक कमेंट शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन क्लिक करना भी ना भूलें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।